बेटा जी आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि आपने मेन सब आपका क्लियर हो गया। अब फाइनल स्टेज में पर्सनल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आप अपेयर करोगे। अगेन थोड़ा पेपर टिपिकल था मेंस का, फिर भी आपने क्वालिफाई किया, मेहनत की, है ना। अब फाइनल स्टेज में आपको गाइड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है विजय सर से, जो कि एटीयू है प्रेजेंटली। देखो, और सर ने भी बहुत ही हम्बली और मोडेस्ट तरीके से एक्सेप्ट किया ताकि आपको गाइड कर सके इंटरव्यू के लिए, एक आपको क्लियर रास्ता दिखा सके, क्योंकि 12-13 साल पहले वैकेंसी निकली थी हरियाणा में टीओ एटीओ की, तो इतनी गाइडेंस इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमने सर को रिक्वेस्ट किया और सर आज आपको पूरा तरीके से बताएंगे किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो और बेटर अपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। सर प्लीज। थैंक यू विनय जी, आवाज आ रही है। हेलो हेलो। यस सर। जी सर, आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हाँ जी हाँ जी। विनय जी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि यंग जनरेशन के साथ अब दोबारा से इंटरेक्ट कर पाए। जहाँ तक के इनको गाइड करने की बात है, आप अगर आप करेंगे डिस्कशन को किन किन टॉपिक्स पे आप इनसे एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए, वो आप एक बार हमें तो गाइड करें पहले, फिर आप जो भी पूछेंगे, मैं जो भी ट्रेजरी एंड अकाउंट्स रिलेटेड डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम बताएंगे। सर आवाज। विनय सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर, जो ऐसे सर ने बताया, तो क्या कुछ क्वेरीज पुटअप करें या फिर आप कुछ फॉर्मल सेशन स्टार्ट तो करना चाहें? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के लिए, सर 2012 में हुआ था हमारा इंटरव्यू। हमारी जी पोस्टें सर। जो है 2010 में एडवर्टाइज हुई थी, 2012 तक ये चली थी, 2012 में फाइनल लिस्ट आई थी। सर तो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो हमारा शायद 15 या 20 मिनट लगा था टोटल। एक कैंडिडेट के ऊपर 15 से 20 मिनट वो देंगे। और उसमें जो है, अभी तो ट्रेजरी एंड अकाउंट से स्पेसिफिक क्वेश्चन तो कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आपसे पूछेंगे। जस्ट वो जो आपके आसपास जो करंट अफेयर्स या जो अभी जो करंट डिस्कशंस जो ओवरऑल हमारा कंट्री में और आउटसाइड कंट्री से जो चल रहे हैं, उनसे वो थोड़ा सा इसी से जोड़ के आपसे वो देखेंगे कि भाई क्या आपने जो मेंस अटेम्प्ट किए हैं और जो आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो आपकी मैच कर रही है। बस अभी जो इंटरव्यू से पहले हमारे से उन्होंने एक सीट जो फिल करवाई थी, जिसमें हमारे इंटरेस्ट लिए थे, हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह उन्होंने नोट करवाई थी, जो डिस्ट्रीब्यूट हुई अंडर बोर्ड के पास। और वहीं से जो है इंटरव्यू, मैं ये कह रहा हूँ कि वहीं से वो आपको इनिशिएट करवाएंगे, आपके पार्टिसिपेट करवाएंगे डिस्कशन के लिए कि भाई आप वहां से स्टार्ट करें। तो जहां तक मेरे से जो क्वेश्चन उन्होंने किया था रेज, वो मेनली एक तो उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो वो टॉपिक था, तो उससे स्टार्ट होके और कुछ जो है लोकल हरियाणा के इश्यूज थे, और कुछ एक दो चीजें जो थी, और कुछ साइंस के क्वेश्चन जो है हमारे से पुटअप हुए थे। साइंस के कि वो जनरल क्वेश्चंस थे, जैसे जियो स्टेशनरी कुछ ऑर्बिट में गए थे वहाँ उस टाइम पर, सैटेलाइट वगैरह गए थे, तो उससे रिगार्डिंग कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे हमारे पास। तो वही हुए थे बस। फाइनेंशियल जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी, वो दो चार जो आर्किटेक्चरल जो है, जैसे कैग है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हुई थी, 2-4 मिनट की बस, कि इनका क्या रोल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे, बस जनरलाइज क्वेश्चन होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो मेंस अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लगता है इनकी जो करंट अफेयर्स की है उसी को आप कंटिन्यू करें, तो यही बेटर रहेगा। इससे ज्यादा 80% तक क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। सर थैंक यू सर। कुछ एक चीजें हैं सर, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनियर मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा। हम्म सर, एक तो एचटीआर जो है, हरियाणा ट्रेजरी रूल्स जो है, हम्म
उसका बेस ईयर हरियाणा में क्या है सर, मतलब किस लाइक जैसे कि हमारे जो बेस ईयर होता है, तो एसटीआर एक्चुअली का कोई क्या है, बेस ईयर? ये जो है, ये एक्चुअली ये जितने भी है, अभी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है हरियाणा ट्रेजरी रूल्स, तो अभी तो अमेंडमेंट भी चल रही है इनमें। एक्चुअली पंजाब ट्रेजरी रूल्स से लिए गए हैं सारे, सर और वहीं से ये बेस ईयर जो है ये 1962 के हैं जो चल रहे हैं अभी अमेंडमेंट इनमें, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो गई अब। सब ट्रेजरी एसटीआर, ये हरियाणा ट्रेजरी रूल्स तो बहुत एक जनरलाइज्ड रूल्स हैं। उसके अंडर जो स्पेसिफिक रूल्स है वो है एसटीआर, सब सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स। उसके बाद अभी वो अमेंडमेंट चल रही है, अभी उसमें कमेटी बनाई हुई है कई, तो वो अभी चल रही है, पर वो उससे रिगार्डिंग स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के लिए कोई रेलिवेंट है अभी। तो ये जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रख लें कि ये पंजाब, एक्चुअली पंजाब से सारे रूल्स एज इट इज लिए गए हैं, सिर्फ अमेंडमेंट करके हरियाणा इसमें रख दिया गया, हरियाणा ट्रेजरी रूल्स के अंडर सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स। और अभी वो अमेंडमेंट की प्रोसेस में चल रहे हैं, शायद जो 6-7 महीने में उनका एक ड्राफ्ट आ जाएगा, तो उसके बाद वो जो है आगे शेप ले लेंगे जो भी लेंगे। सर हम्म, सर सेकंड ये रहेगा कि एक जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन होती है, हम्म, कुछ ऐसी टर्म होती है, अगर मान लो एक्सपेंडिचर एक बार अकर्ड हो जाए तो मतलब क्यों हम्म, इंटरव्यू बोर्ड में भी आस्क की दैट कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया है, उसके हम्म, बाद वो सैंक्शन अप्रूव लेके आते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से और आपके पुटअप करते हैं कि हम्म। इस बिल को आप पास कर दीजिए। तो वो पोस्ट फैक्टो सैंक्शंस क्या जो है हरियाणा ट्रेजरी रूल्स के हिसाब से वैलिड होता है, या फिर किन कंडीशंस में आप पास कर सकते हैं एज ए टीओ या एटीओ आप उसको? वैसे पोस्ट फैक्टो जो सैंक्शंस है ना, वो एक्चुअली कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है कि वे जो मतलब हमारे को रूल्स में इस तरह से लिखा गया। हाँ, रिलैक्सेशंस हैं रूल्स में, वो गवर्नमेंट के लेवल पर रिलैक्सेशंस, गवर्नमेंट जो है रूल्स में रिलैक्सेशन की जो है बार बार उसमें मेंशन्ड है कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है या जो भी लेवल है ऊपर सर गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटीज के, वो इनको रिलैक्स करती है। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है नॉर्मली भी मिलती है, नॉर्मली कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि जो रूल्स है ना वो एक जनरलाइज्ड वे में लिखे जाते हैं। कोई एक्सीजेंसीज आ जाती हैं तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर हो जाता है तो उसको जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर में लाने के लिए एजी ऑफिस जो है उसको अकाउंटिंग प्रोसीजर में लेने के लिए जो है इन चीजों की रिक्वायरमेंट वो टेक्निकली समझते हैं, तो वो जो है थोड़ी बहुत मतलब उसमें भाई डिपार्टमेंट से थोड़ी एक्सप्लेनेशन कॉल करके या कोई ग्राउंड लेके उनको पोस्ट फैक्टो अप्रूव कर दिया जाता है। ऐसी कोई वो नहीं है। और अगर एक्सपेंडिचर अगर हो चुका है तो फिर तो ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल तो सिर्फ एजी ऑफिस में ही, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए बुकिंग हो चुकी है, अकाउंटिंग प्रोसीजर मंथली अकाउंट्स जा चुका है, तो मुझे लगता है कि उसमें तो फिर वो जस्ट एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक उसको फाइनल एजी ऑफिस में उसको एक भाई ये कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन ना बने उसके लिए एक वो प्रोसेस है। उसके लिए कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि भाई किस किन जो है इंस्टांसिस में दी जाएगी किन से, वो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई हमें बिल्कुल एक वो रूल बुक अ, बना दी गई है उसके लिए। तो ये फिर अगर मान लो कोई अगर फिक्स सर्कमस्टांसिस नहीं है तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो डोमेन रहा, ये ट्रेजरी हम्म। ऑफिसर या एटीओ का यहाँ पे डिस्क्रेशनरी पावर रहेगी, उसका विवेकाधिकार रहेगा कि अगर वो चाहे तो उसको अप्रूव करे, अदरवाइज उसको होल्ड कर नहीं सकता है। नहीं नहीं, ये ट्रेजरी जब पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात आती है, अगर एक्सपेंडिचर बुक हो चुका है तो ट्रेजरी एटीओ टीओ के पास तो कोई ऐसी बात ही आएगी, एक्सपेंडिचर तो जा चुका है बुक होके। तो ये तो फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन में अगर कोई आती है बात तो वो उसके लिए रखी जाती है फिर वो, अगर कोई ओके एक्सपेंडिचर बुक हो चुका है ट्रेजरी लेवल पे बुक हो चुका है तो वो फिर वो आएगी ही नहीं वहां पे तो। सर सर अगर कोई बिल पुटअप हुआ है डीडीओ के द्वारा, अगर वो वहीं पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है इनिशियल वे उसमें ही, तो फिर तो निकलेगा ही नहीं। और अगर वो सर निकल गया है तो फिर तो अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा है डीडीओ लेवल पे, तो वहां से वो फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए जो है पैरा बनाते हैं एजी वाले, और वो वहां से वो फिर प्रॉपर उसको पैरे को जो है प्रॉपर रिप्लाई के लिए जो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हो या और कोई सर्टिफिकेट जारी करना हो, तो इस तरह के वो बहुत सारी और टर्म्स हैं जो बाद में रेगुलराइज करने के लिए उस एक्सपेंडिचर को वो की जाती हैं फिर वो। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक ये रहेगा सर
प्राइमरी जो फंक्शनल डिफरेंस रहता है ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ के बीच में, वो हम्म, अगर आप बता पाए सर, ऐसा उनकी है फंक्शन, जो उनकी ड्यूटी, उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, जो उनमें क्या प्राइमरी डिफरेंस है सर? प्राइमरी डिफरेंस जो है जस्ट कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड हैं ट्रेजरी ऑफिसर, सर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एक सब ट्रेजरी लेवल पे। बेसिक फंक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीडीओ है वो जो है ज्यादा उनका वाइडर पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस की लिमिट ज्यादा होती है, तो उनको थोड़ा सा जो इस एग्जाम को भी आप देखोगे तो ये सेम एग्जाम लिया जाता है 2 साल के बाद जो है एटीओ जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है टीओ की प्रमोशन टेक्निकली। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज इन द, अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट, सर ठीक है ना, तो सिर्फ 2 साल की कंडीशन है, उसको एक तरह से आप प्रोबेशन पीरियड मानो या उसको, तो वो एलिजिबिलिटी अगर है, पोस्ट वैकेंट है तो वो एलिजिबल है टीओ के लिए। तो आप ये इससे आपको ये थोड़ा सा लग गया होगा कि भाई इसमें कोई टेक्निकली कोई ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है, इसलिए एग्जाम भी इनका सेम रखा गया है। सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक 25% जो रूल्स में है, प्रमोशन जो है वो डायरेक्ट कोटा है ट्रेजरी अफसर का, तो वो इसलिए ये पोस्टें जो है कभी कभी हमारे बैच में जब आया था जब कोई भी उस टाइम पे पोस्ट वैकेंट नहीं थी डायरेक्ट टीओ की, सर ये सर जो है हमारी सभी एटीओ की पोस्ट आई थी, 9 पोस्टें। अब की बार ये बैच सबसे बड़ा है, तो इस बार इसमें जो वैकेंसी क्रिएट हुई, तो आगे जब ये डायरेक्ट कोटे की पोस्टें जो है यहाँ पर जो प्रमोशन हो जाती है सीनियर अकाउंट अफसर में, चीफ अकाउंट अफसर में, तो फिर ये डायरेक्ट कोटे की पोस्ट है, वो एटीओ से टीओ नहीं बन पाएंगे डायरेक्ट कोटे में, वो प्रमोशनल पोस्ट रहेंगी जो जैसे 25 पोस्टें हैं अभी टीओ की, तो उसमें से सर 5 ये जो भी कोटे में आई है 25%, तो 20 या 19 पोस्टें जो हो एलिजिबल रहेंगी एटीओ के लिए। डिपार्टमेंट, हाँ सर जी। सर बोथ जो है टीओ एंड एटीओ आर गेजेटेड पोस्ट इन हरियाणा? बोथ आर गस्टेड पोस्ट एंड द रिक्रूटमेंट is from HPSC. So सर Group A and Group B services are recruited from HPSC. तो ये दोनों ही पोस्ट जो है ग्रेजुएट गस्टेड पोस्ट हैं, और इनके जो है सिर्फ लेवल का फर्क है, एक लेवल 7 में, एक लेवल 9 में। सर एक लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है नहीं आपके पास, अगर हो तो हरियाणा में एट प्रेजेंट कितनी ट्रेजरीज हैं और कितनी सब ट्रेजरीज है सर? एट प्रेजेंट जो है वो 84 है, शायद अभी एक और ट्रेजरी सब ट्रेजरी जो है वो हुई थी, तो 84 क्या 82 थी शायद, 2 और होगी थी, तो 84 है, वो एग्जैक्ट वो 84 साइट पे सब मिल जाएगा ट्रेजरीज। आपको। 84 सब ट्रेजरीज हैं, और जो है 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज हैं, फिर एक चंडीगढ़ में जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर है, और एक हेडक्वार्टर पे बैठते हैं, और एक साइबर ट्रेजरी पंचकुला में बनाई गई है अभी, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। बट एक सर एक डॉक्यूमेंट है उसमें दिखा रहा है कि साइबर ट्रेजरी चंडीगढ़ में है, और नहीं नहीं, ये जो है थोड़ा सा इसमें जो है कंट्रोवर्सी है, एक्चुअली सर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर चंडीगढ़ है, उसको रिसीट हेड बनाया गया साइबर, साइबर ट्रेजरी इसलिए उसको दिया गया था नाम। तो अब जो है स्टेट साइबर ट्रेजरी, अगर आप देखेंगे नाम में थोड़ा सा फर्क है, एक साइबर ट्रेजरी है, एक स्टेट साइबर ट्रेजरी है। तो जी स्टेट साइबर ट्रेजरी अभी पंचकुला जो सेक्टर 20 है उसमें जो है अभी ये रिसेंट का फिनोमिना है, अभी 1 साल हुआ मैक्सिमम, और अभी 6-7 महीने उसको वर्किंग हुई है, तो वो स्टेट क्या साइबर ट्रेजरी है। हाँ जी। सर क्या क्या की बुक में 26 बता रहा है सर ट्रेजरीज, 24 डिस्ट्रिक्ट एंड 2 साइबर ट्रेजरी, एक चंडीगढ़ एक पंचकुला सर। पंचकुला तो है स्टेट साइबर ट्रेजरी, और डिस्ट्रिक्ट जो चंडीगढ़ ट्रेजरी है वो जो है 2 रोल जो है वो फुलफिल करती है, एक तो नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज है, और एक वो साइबर रिसीट का अकाउंट जो है पूरे हरियाणा का पहले ट्रेजरी लेवल पे बनता था, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी लेवल पे, अब वो सारे का सारा कंपाइल करके और चंडीगढ़ को दे दिया गया, उसी को वो साइबर ट्रेजरी का नाम दिया गया था पहले, उसको अभी जो नोमेनक्लेचर। हाँसी जो है 23rd जो ये हाँ, तो वो अभी हासी की पोस्टों के लिए जो है ना रिकमेंडेशन गई हुई है, प्रपोजल गया हुआ है गवर्नमेंट के पास, वो अभी जो है वो अभी आई नहीं है पोस्ट सर। हासी अच्छा की। सर, एक एक चीज और पूछनी थी, ये जैसे कि एक तो ये हो गया कि ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बिकॉज दिस इज स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो हम्म। एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यूजुअली, जैसे कि मान लो आप जब एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देते हैं हम्म। स्टेट लेवल पे पीसीएस का, तो उसमें एक फैक्टर ये आ जाता है कि भाई मतलब आप
जो पॉलिटिकल स्ट्रेस है उसको मैनेज कैसे करेगा ऑफिसर, वो पॉइंट देखते हैं यूजुअली इंटरव्यूज में। तो देखो, इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह तो कुछ रहता नहीं होगा ट्रेजरी में? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल नील की है। आप ये लगा लें कि भाई कभी कभार आपकी जो वर्किंग है, अगर आप इस तरह राइट से सर। वर्किंग कर रहे हैं उस वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है कि भाई कोई आपने जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को या और किसी को कुछ जो है आपने एक ये लगा लिया कि भाई किसी को आपने फेवर कर दिया किसी को नहीं किया, तो वो फिर कंट्रोवर्सी आ जाती है। नहीं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो थोड़े बहुत हैं वो तो पार्ट एंड पार्सल है, कोई ऐसे ही वो नहीं है। राइट सर। हाँ, सर अच्छा सर, इसमें फिर क्या एग्जीक्यूटिव रोल्स भी रहता है एडिशनल, जैसे कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला रोल दे देते हैं, कुछ इस टाइप का तो नहीं रहता होगा? वो वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी हम्म, ऑफिसर को और एटीओ के। पर जो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का रोल चेंज हो रहे हैं तो उसमें छोटी थोड़ी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये। सर अब और फिजिकल वाउचर्स मतलब जैसे ऑनलाइन ई ग्रास के बाद फिजिकल वाउचर्स जाते हैं सर साइन होने के लिए टीओ के पास? अभी फिजिकल वाउचर जो है अभी फिलहाल जो है वो भी चल रहे हैं। अभी 1 अप्रैल से, अभी 20 अप्रैल से, अभी 20 फरवरी से जो है वो स्टार्ट कर दिया पायलट प्रोजेक्ट। वो भी ऑनलाइन कर दिए गए सैलरी बजट की तरह, सैलरी जो बिल्स है मतलब तो मतलब ये सर धीरे धीरे डिजिटलाइज जै, रूप में हो जाएगा 1 अप्रैल से। जैसे सर ये सैलरी या टीए वगैरह तो मतलब डिजिटल और फिजिकल या जैसे दूसरे बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो भी फिजिकली जा रहे हैं या उसको भी डिजिटाइज कर देंगे सर? नहीं, डिजिटाइज हो गए हैं। अब 20 अभी एक सर्कुलर आया है जो है साइट पे भी आपको मिल जाएगा कि 20 फरवरी से चंडीगढ़ और पंचकुला में बिल्कुल डिजिटाइज हो गए हैं सभी वाउचर्स, और ये सब ठीक है ऑनलाइन सर। जाएंगे अपलोडेड। और ये 1 अप्रैल से शायद सभी पूरे हरियाणा में ये स्टार्ट हो जाएंगे। सैलरी का जहाँ तक बात है, सैलरी है, लीव इनकैशमेंट, ये जो इस तरह के बिल्स हैं वो पहले ही डिजिटलाइज हो चुके हैं। उनके डिजिटल वाउचर ही एजी में जाते हैं, कोई भी फिजिकल अकाउंट्स वगैरह सबमिट नहीं ठीक है होता है। सर। सर सर एक जैसे ये इसमें सर इसमें जैसे कि एक ना, जब वो कैग की बुक में पढ़ा था कि हम्म। अर्बन लोकल बॉडीज के और क्या नाम है पंचायत के अकाउंट्स मैनेज करती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और सब ट्रेजरी। सो अभी वो कंटिन्यूएशन में है या वो मतलब कि वो बंद हो गया? किस रेफरेंस में आपको अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनका एक हम्म, पीएलए अकाउंट होता है, पर्सनल लेजर अकाउंट, ठीक। यस तो सर। वो अभी है फंक्शनल, पर वो उनका जो है लिमिटेड रोल है बिल्कुल। वो एक तरह से अब कोई हमारे लिए कोई वो वर्कलोड नहीं है, बिल्कुल एक एक अकाउंट है कभी कहीं कहीं, और वो भी बंद होने वाले हैं अभी। कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है कि वो पीएलए अगर अकाउंट के लिए अगर वो रेफरेंस है उस वैसे कोई उनका कोई जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनके अपना अकाउंटिंग है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं आता इनका, तो इनका अपना सिस्टम है, अपना बजट है, ट्रेजरी के सर थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जो पीएलए अकाउंट है और जो जस्ट इन टाइम वाला बोलते हैं कि अभी पार्क करने की जरूरत नहीं है फंड किसी दूसरे अकाउंट में और तुरंत ही मतलब पेमेंट हो जाती है, तो सर इनमें क्या डिफरेंस है मेन? देखो, पीएलए अकाउंट तो एक लोकल अकाउंट है जो डीडीओ को पावर दी गई है। गवर्नमेंट जो है उसकी परमिशन देती है पीएलए खोलने की। जो आमतौर पर जो आईटीआईज हैं या ठीक है जो सर। पंचायत समितिज हैं या और कोई हैं जिनको परमिशन होती है, तो वो क्या होते हैं, एक ट्रेजरी अकाउंट जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है तो वो उसमें जस्ट पैसे वो डालते हैं चालान बना के, उसके बाद उसकी लोकल ही पेमेंट करते हैं। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं होता। तो सर वो उसकी अकाउंटिंग कैसे मतलब करते हैं फिर ये? अकाउंटिंग जो है वो लोकली होती है उसकी, वो रजिस्टर मेंटेन होते हैं। जो ठीक है इंस्टीट्यूशन सर। का जिसका पीएलए अकाउंट है ट्रेजरी से कनेक्टेड है, ट्रेजरी में भी एक जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए रजिस्टर और ऑनलाइन हो गया है अब। और वो डीडीओ का जिसके नाम पे पीएलए अकाउंट खुला हुआ है, वो डीडीए जो है डीडीओ अपना रजिस्टर हर महीने वेरीफाई करवाता है ट्रेजरी से। उसमें जो भी रिसीट या पेमेंट होती है वो सर्टिफाई होती है। सर्टिफाई होने के बाद वो ऑडिट के लिए रख दिया जाता है। जैसे भी कोई ऑडिट पार्टी आती है तो उनको दिखा दिया जाता है कि भाई ये। और उनका मैनुअल जो है, मैनुअल भी अभी मेंटेन हो रहा है और डिजिटल रूप में भी वो ठीक है सारी सर। रिपोर्ट हमारी ओटिस से निकल जाती हैं। वो एक लोकल फैसिलिटी इनको दी गई है ट्रेजरी के, पर उसका कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कोई लेना देना नहीं है।
और सर जो जैसे मतलब एसएनएस स्पर्श जैसे या पीएफएमएस पोर्टल पर हरियाणा स्टेट में तो सर शायद आईएफएमएस यूज हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जो एसएनएस स्पर्श वाला पोर्टल है उसका क्या काम है? एसएनएस स्पर्श वाला जो पोर्शन मैंने आपको अभी बताया कि जो स्टेट साइबर ट्रेजरी है ठीक जो है है सर। वो उसको उसी को हैंडल कर रही है। अभी वो रिसेंट फिनोमिना है, राजस्थान और कुछ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स के जो पैसे हैं वो इनके थ्रू किए हैं। तो अभी वो रिसेंट फिनोमिना है, वो स्टेट साइबर ट्रेजरी में इम्प्लीमेंट हो गया है। उसी के थ्रू जो लोकल ग्रांट्स हैं या फंड्स हैं ठीक है जो सर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं है, वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है और अलग से। आरबीआई और इनकी एक अलग से एक बनाया है। तो वो उनको उस पोर्टल के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शंस को वो करवा रहे हैं। तो इसका कोई ठीक है एजी से सर। या उससे अकाउंट तो जाता है, पर वो उसकी सिर्फ एक इजिबिलिटी और जो वायबिलिटी है उसको अलग से बिल्कुल सेपरेट हो जाए और इजी हो जाए, उसके लिए उन्होंने किया है सारा ये। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। सर एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ एक्चुअल जी। में प्राइमरली टास्क क्या रहता है जो साइबर ट्रेजरी आप बता रहे हैं चंडीगढ़ में, इसका प्राइमरली टास्क क्या रहता है? देखो, प्राइमरी टास्क जो है इसके दो रोल हैं। अब तो साइबर ट्रेजरी आप डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल ट्रेजरी इसके मान के चलो कि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जो रोल है, यहाँ पे पानीपत में ले लो या करनाल में ले लो, कुरुक्षेत्र में ले लो, इनका प्राइमरी रोल है डीडीओ की जो 9,000 डीडीओ है टोटल अभी जो है हरियाणा में, उन वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजरी से अटैच है। तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी है उस एरिया से रिलेटेड, जैसे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी यहाँ से वो एक तरह से उनका प्री ऑडिट होके और वो ट्रांजेक्शन्स हो गए और उनकी अकाउंटिंग मेंटेन करके और मंथली अकाउंट्स के साथ वो जो है एजी में जाता है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रेगुलेशन के लिए ये सारी चीजें की गई। तो इसी तरह से चंडीगढ़ ट्रेजरी जो है वो भी वही है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अपनी कुरुक्षेत्र वाली है वो, क्योंकि वहां पे जो भी अपनी सिविल सेक्रेटेरिएट है या अपना जो गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं वो क्योंकि उस बाउंड्री में है, उस एरिया में है, तो वहां से जो भी हमारे ऑफिस हैं चंडीगढ़ की बाउंड्री के अंदर उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेशन के लिए वो दिया गया है। चंडीगढ़ में आपको ये देखो 3 ट्रेजरी ऑफिसर है अलग अलग, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेशंस के लिए यहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की वो देखी जाती है कि भी कितना इसका वॉल्यूम है, उसके हिसाब से वो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी ओपन की जाती है। तो साइबर ट्रेजरी का जहां तक इसका रोल का है वो जो है 2014 के बाद स्टार्ट हुआ है चंडीगढ़ का। वो रेवेन्यू जो आता था, रिसीट जो आती थी गवर्नमेंट की, वो हर डिस्ट्रिक्ट से जाती थी, हर डिस्ट्रिक्ट उसमें थोड़ा सा कि एजी को जो है पूरा डाटा कलेक्शन करने में दिक्कत आती थी, बैंक जो है वो चालान गुम कर देते थे। तो अब वो 2014 से जब से ई ग्रास स्टार्ट हुआ है, तो वो वहां से रेगुलेशंस वो ऑनलाइन वो सारा डाटा फीड होके चंडीगढ़ ट्रेजरी जाता है। चंडीगढ़ पूरे हरियाणा का कंपाइल करके रिसीट का डाटा से, पेमेंट का नहीं, पेमेंट का तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा अलग अलग, पर सर रिसीट का जो भी डाटा है वो चंडीगढ़ जो ट्रेजरी है उसको जो है ईयर मार्क्ड हो गया है। वहां से ही रिसीट का सारा डाटा चंडीगढ़ एजी को सबमिट किया जाता है। तो इसलिए उसको साइबर ट्रेजरी उस टाइम उनको दे दिया गया है रोल भी कि वही ट्रेजरी उसको देखेगी। तो उसमें स्टाफ और भी अलग किया गया कुछ एक्स्ट्रा। तो वो वहां से सिर्फ पेमेंट का अकाउंट हर डिस्ट्रिक्ट से जाएगा और रिसीट का जो अकाउंट है वो सिर्फ चंडीगढ़ जो ट्रेजरी है वो हैंडल करेगी। सर सर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होती है वो जो उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग होती है वो डीटीए होती है, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट होता है, या फिर वो साइबर ट्रेजरी या एजी को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली? देखो, ये जो है ना रिपोर्टिंग की जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है हर की, आप किस पर्सपेक्टिव में रिपोर्टिंग कर रहे मतलब हैं। एजी को जाएगी कि जो जो अकाउंट कंपाइलेशन जाती है, जो मंथली कंपाइलेशन जो जाती है सब वो ट्रेजरी जाती है, वो सब ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को देंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एजी को देंगे एजी को मंथली। करते हैं डायरेक्टली सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर और इसमें जो डीटीए का क्या रोल रह जाता है फिर? डीटीए का जो है ओवरऑल फंक्शनिंग का रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव। हैंडल कर रही है। एक्चुअली जो एजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो कैग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फुलफिल करने के लिए वो हमारे को कई जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। डीटीए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो वहां से हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं डीडीओ के साथ जो हमारा है, तो वो सारी चीजें वहां से आएंगी हमारे लिए।
और जो हमारा जो अकाउंट से और जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है वो एजी में सबमिट किया जाता है, ताकि वो जो कैग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन वो उसकी फुलफिल हो सके, और वो गवर्नमेंट को मंथली या एनुअली जो भी रिपोर्ट जो है विधानसभा में सबमिट होती है वो अपनी कर पाए, और अपनी जो भी रिपोर्ट उन्होंने देनी है ट्रांजेक्शन का जो भी है वो वहां पे रिपोर्टिंग वगैरह जो भी होता है उनका वो करेंगे। पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए जो कैग जो इंटीग्रेटेड बनाया गया है पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो इंटीग्रेशन में एजी जो है हर स्टेट के लिए अलग बनाया गया है। तो इस तरह से वो अकाउंटिंग प्रोसीजर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए तो वो एजी का ऑफिस का रोल है, और हमारा जो गवर्नमेंट से अटैचमेंट है वो सारा डीटीए के थ्रू। सर जैसे यार अभी जैसे मतलब जो कैग की बुक थी सर उसमें तो पुराने लिखे हुए थे। अभी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल क्या मतलब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए सर? देखो अभी जो है वो रूल्स तो अब धीरे धीरे रिवाइज हो भी रहे हैं, होंगे भी, आगे भी होंगे। जिस तरह की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है, एआई भी है, उसका भी हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में कोई रूल आ गए तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए या जो भी है। पर ये जो अभी जो एक ई कुबेर सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारा बैंकिंग जो रोल था, जो बैंक थे हमारे, जो ट्रेजरी बैंक थे, उनका रोल ठीक अब है सर। मिनिमल हो गया है। ई कुबेर का सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है, ठीक। तो वो मुझे लगता है कि वो 8-9 महीने हुआ है अभी लॉन्च हुआ, अप्रैल में शायद हुआ था, 25 में। तो ई कुबेर से जो है अब डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जो है वो पेमेंट भी खुद करने लगी है। ई कुबेर आरबीआई का जो पोर्टल है उसके थ्रू वो पेमेंट भी, जो बैंक से पेमेंट होती थी ठीक ट्रेजरी है से सर। जो है जो वाउचर को, एजेंसी बैंक होते थे सर, अब उनका रोल नहीं रहा है इसमें। अब बहुत मिनिमल हो गया है। अब ये जो वाउचर हैं, जो कुछ जो कैश की पेमेंट्स हैं या कुछ और पेमेंट्स हैं, वे पेमेंट्स बहुत कम, मतलब ये लगा लो कि 5% भी नहीं है। तो उनको अभी थोड़ा है, एजेंसी बैंक हम बोल रहे हैं अभी उनके पास धीरे धीरे हम ये कह रहे हैं कि भाई इनको भी ई कुबेर के सिस्टम के थ्रू है, तो अब ट्रेजरी में जो है प्रोसेसिंग भी होगी बिल्स की, और फिर फाइनली पेमेंट भी ट्रेजरी की हो रही है। 95% तक अब ट्रेजरी से पेमेंट हो रही है। एजेंसी बैंक्स का रोल अब वो बिल्कुल मिनिमल हो गया, अब उसका कोई सर ज्यादा। इसमें पहले तो ये तो कंडीशन थी अभी ना कि तो सर ऑनलाइन अबव हो गया सब 75 पेमेंट करोड़ का। जो है हम्म वो ई कुबेर के थ्रू होगा, एंड रिमेनिंग जो इससे नीचे वाला अमाउंट है वो सारा मतलब जो नहीं, अकाउंटिंग बैंक। अभी कोई इस तरह का कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, कोई अभी कोई रिस्ट्रिक्शन है 75 करोड़ वगैरह की। तो अब तो ये सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो ई कुबेर से हो रही है। इवन जो सैलरी वगैरह है, मान लो कि जैसे स्कूलों की सैलरी है वो भी ई कुबेर से। अब ई कुबेर से जा रहा है। राइट सर, थैंक यू। अभी तो सर सब ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, तो वो डबल लॉकर सिस्टम का जैसा बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली में काम करता है ट्रेजरी में, दैट डबल लॉकर रूम। हाँ जी, डबल लॉक के लिए जो है वो उसका पर्पज अलग है मैडम। उसके लिए जो है वो कोई भी वैल्यूएबल्स हैं ट्रेजरी में, कोई भी जब इलेक्शंस आते हैं या कोई पेपर होते हैं तो उनके लिए डबल लॉक यूज किया जाता है। अब वो रोल ओके, तो नहीं कैश रहा है जो कैश हैंडलिंग नहीं होती है उसमें अभी। कैश हैंडलिंग नहीं है, वो तो काफी जो पहले बंद हो गया था। अब उसमें जो वैल्यूएबल्स हैं या गवर्नमेंट में जो है कोई चीज, किसी तरह जी, की बुक इलीगल में चीज है। स्टाम्प्स और ओपीएम के बारे में लिखा था, मतलब हाँ नॉट इन केस ऑफ हरियाणा बट। हाँ हाँ, वो स्टैम्प्स और ओपीएम वगैरह हैं और भी वैल्यूएबल्स हैं, वो रखे जाते हैं जो भी इलीगल वे में जो है फॉरफिट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो वो डीसी के परमिशन के बाद वो ट्रेजरी में भेज दिए जाते हैं। उसमें डबल लॉक की फैसिलिटी है, तो वो डबल ओके। लॉक का भी है रोल। तो स्टाम्प्स जो है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब ये सिर्फ क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो है ई स्टाम्पिंग का एक पोर्टल जो है वो पब्लिक को दे दिया है, जी जी, सब डिजिटल हो गया है वो। सब डिजिटल हो गया। बस अब ये जो ओपीएम वगैरह है या और वैल्यूएबल्स हैं उनके लिए अभी भी वो यूज हो रहे हैं। सर कैश पेमेंट कितनी हो रही है अभी मतलब जो पेमेंट करते हैं? कैश पेमेंट का जो है वो डाटा तो इस तरह का मतलब वो है नहीं, पर ये मुझे लगा कि कैश पेमेंट मैक्सिमम 1% है टोटल। ठीक है अगर सर। 1% से भी बिलो है तो आप इसको मतलब ये बिल नेग्लिजिबल है, किसी के लिए कोई वो नहीं। कोई कैश पेमेंट 2,000 से नीचे कोई कैश पेमेंट ले रहा है तो ले रहा है, नहीं तो नहीं। सर ठीक है एक सर। दिन में मतलब एक दिन
में ट्रेजरी ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? ट्रेजरी ऑफिसर्स जो है वो डीडीओ के द्वारा जो बिल सबमिट किए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको पेमेंट के लिए, तो वो जो है ट्रेजरी ऑफिसर से फाइनली जो है वो आते हैं बिल। ऑनलाइन भी आ रहे हैं अभी और ऑफलाइन भी आ रहे हैं। तो ऑनलाइन के वो हमारा पोर्टल है और उस पोर्टल के थ्रू जो है उसको रेगुलेट किया जाता है कि भाई ये उसमें प्रॉपर सैंक्शन है, एज पर रूल है, इंस्ट्रक्शंस जो भी गवर्नमेंट की हैं वो फुलफिल हुई हैं। डीडीओ ने कोई ऐसी कोई बड़ी कोई फॉल्ट तो नहीं है इसमें सैंक्शन में, या फंड अवेलेबल है उसके पास। तो अगर वो ठीक है, हर चीज एंगल से ठीक है, तो उस बिल को रेगुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और टीओ फाइनल अथॉरिटी है उसको अप्रूव करने की। उसके बाद वो जो है उसका एक से ईपीएस बोलते हैं उसको लास्ट में, तो ईपीएस डीडीओ को दे दी जाती है पेमेंट के लिए। तो डीडीओ उसको सर्टिफाई करता है, दोबारा वेरीफाई करता है, और दोबारा जो है वो ट्रेजरी में पुटअप होती है, उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। तो जस्ट प्री ऑडिट का काम है, जो डीडीओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर रहे हैं उसको एक तरह से प्री ऑडिट करके और उसको फाइनल पेमेंट के लिए भेजा जाता है। ये मेनली रोल है। कुछ ये डबल लॉक का आपको जैसे अभी पीछे पूछा, तो डबल लॉक का कुछ ऑपरेशंस है वो हैंडल होते हैं, और कुछ स्टाम्प सेल होती है डबल लॉक में, अभी भी वो स्टाम्प सेल होती है। तो इस तरह की ये जो है ऑपरेशंस है, और टाइमली सर सबमिशन ऑफ अकाउंट्स सर मेन। पेंशन और पीपीओ कैसे हैंडल होता है? पेंशन जो है ये रिटायरमेंट के बाद जो हमारे को एजी से अथॉरिटी रिसीव होती है, तो उसकी पेमेंट के लिए भी टीओ ऑथराइज होती है। और पेंशन का जो है डीडीओ वो ट्रेजरी ही होती है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर या सब ट्रेजरी में एटीओ, वो पेंशन का डीडीओ खुद होता है। उसको पेंशन के पीपीओ आते हैं, तो वो जो ऑथराइज पेमेंट है वो ऑथराइज पेमेंट करने के बाद उसको मंथली पेंशन के लिए उसके जो रिकॉर्ड मेंटेन है, सारी चीजें जो उसकी उस पेंशनर की है, उसकी एक फाइल मेंटेन होती है, उस फाइल के हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती है। वो मंथली जो है, अब उसकी पेमेंट के लिए एक सेल बनाया गया है पंचकुला, पेंशन डिसबर्समेंट सेल, ईडीसी बोलते हैं उसको। तो इनिशियल पेमेंट जो ट्रेजरी से होके उसका रिकॉर्ड मेंटेन होके, रिकॉर्ड लोकल लेवल मेंटेन होगा ताकि कोई भी उसका ग्रीवांस है वो लोकली जो है मीट हो। और उसकी जो मंथली रेगुलर पेंशन है वो पीडीसी से जो है क्रेडिट होती रहती है उसके अकाउंट में, जहां भी अकाउंट। अगर सर जो कोई हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट होता है सर पेंशन वाला, वो फिजिकली जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मतलब बायोमेट्रिक बेस हो गया सर, हम्म। तो हरियाणा में कैसा कि मतलब फेस जैसे 6 महीने में या 1 साल में कितना, ये मतलब एक कैसे साल वो में अभी? नवंबर में रखा गया है टाइमिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ ठीक इंडिया है की सर। नोटिस आई थी। तो अभी यहाँ पे भी ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन जो है वो हो गया है। जीवन प्रमाण एक जो है ऐप है, उससे जो है फेस आइडेंटिफिकेशन से भी बायोमेट्रिक्स जो भी है उसी से वो ऑथराइज हो रहा है। और पेंशनर जो है घर बैठ के भी दे रहे हैं, वो जो है डाटा सारा आ जा रहा है और वो अप्रूव हो जा रहा है। तो अब सब सब डिजिटलाइज हो चुका है। तो जो पेंशनर ट्रेजरी में भी पेंशन जो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए आ रहे हैं उनको भी डिजिटलाइज ही किया जा रहा है। ट्रेजरी से भी मैनुअल जो है ठीक है लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। एक आदि अगर किसी की फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहा है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है, उसके लिए एक जो है प्रोसीजर है वो फॉलो करके उसको मैनुअल उसको किया जाता है, पर उसकी परसेंटेज अब 1% से भी कम हो गया। सर। सर ये डिजिटाइज डुप्लीकेट क्लेम कैसे, मतलब जैसे आपने पे कर दिया तो उसके बाद अगर कोई मतलब ले आया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या कोई फोर्ज सिग्नेचर ले आया डीडीओ के? नहीं, अब तो डिजिटल सिग्नेचर हो रहे हैं। अब तो फोर्ज का तो कोई ऐसा ठीक है वो है, सर। डिजिटलाइज है, उसको डोंगल बन जाता है, डिजिटल साइन हो रहे हैं सभी वाउचर्स पे। अब कोई ठीक वो है। पहले था, अब तो इश्यू नहीं है वो। जो सर मतलब सभी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं सबके पास डिजिटल सिग्नेचर हैं जिससे आपके पास बिल आते हैं सर? बस, 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 बिल्कुल बिल्कुल पोर्टल पे डिजिटल ठीक है सर। सिग्नेचर होने के बाद ही वो फॉरवर्ड होता है ट्रेजरी के पोर्टल पे। ठीक सर है सर। बिल क्लर्क जो टोकन नंबर लगाता है वो कौन सी वेबसाइट से लगाता है? वो ओटिस है, ऑनलाइन ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, otis.gov.in, ये HRYSA है। तो वो उस पे सारा ट्रेजरी का सिस्टम होता है, ऑनलाइन ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी को जो है हैंडल किया जाता है ट्रेजरी। मेन मेन पोर्टल है वो। तो उसी पे सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है ना वो किया जाता है। उसी पे बिल क्लर्क जो है टोकन लगाएगा, उसी पे जो है पासिंग होगी,
उसी पे टीओ पासिंग भी है, उसके बाद सारा सब वही हैंडल करते हैं। सर अभी ऑडिटिंग कैसे हो रही है सर, जैसे ऑब्जेक्शन या कुछ कि मतलब कोई आपको वाउचर नहीं मिला या सैंक्शन की इशू आ गई सर, तो उसका कैसे, क्या मतलब एजी तो कैसे हैंडल करते हैं उनको? एजी के ने जो है वो अलग अलग ऑडिट है। अब ट्रेजरी का ऑडिट स्पेशल होता है, जो है वो ठीक है सर। 1 साल में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी का होता है, 2 साल में जो है सब ट्रेजरी का होता है, अभी जो फिनोमिना चल रहा है। और डीडीओज का ऑडिट जो है वो एक, जो एजी हरियाणा उसके भी दो जो पार्ट है, एक ऑडिट एजी एंड अकाउंट ऑडिट, एंड एस्टेब्लिशमेंट है सर। हाँ एक जो है अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट्स, हाँ एजी जी, एक ऑडिट है। ब्रैकेट में ए एंड ई, और एक ऑडिट। तो ऑडिट जो है हम्म, वो जो और डीडीओज हैं उनको वो उनकी ऑडिट करता है, उनके जो है टाइम शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से उनके वाउचर वगैरह चेक करते हैं। जो भी पैरे बनते हैं उनको फिर रखा जाता है टेबल पे, विधानसभा में उनको रखा जाता है, उसके बाद उनकी जो है रिप्लाई फाइल होते हैं। तो ट्रांजेक्शन जो ट्रेजरी से हुई है उनकी जो ऑडिट ए एंड ई करता है, अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट्स। ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है सर, जैसे आपके जो मतलब ट्रेजरी ऑफिसर में सिर्फ ए एंड ई करेगा, और जो हाँ जी, डीडीओ ने वाउचर भेजे हैं सर, उसकी हाँ। ऑडिट एजी ऑडिट करेगा सर। नहीं, वाउचर जो है वो वाउचर तो ए एंड ई में जाएंगे। ठीक है अब सर। क्या है, जो ऑडिट का जो पार्ट है एजी का, वो ठीक है सर। डिफरेंट डिविजनों में फील्ड में जाके ऑडिट करते हैं। अगर उनका कोई ऑनलाइन अगर होगा तो उनसे हमारा कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है ऑडिट पार्ट से। हमारा ठीक है। जो ज्यादा मैक्सिमम रिलेशन है वो है अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट पार्ट से। ठीक है सर। तो वो ऑडिट उनका रेगुलर होता है, उनका उन डिपार्टमेंट्स में अगर कोई फ्रॉड ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं, तो उसका फिर वो पूरा जो है, तो जो भी कमेटी बैठेगी वो देखेगी कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं, कहाँ कहाँ उनको जो है किया जाता है। सर एक क्वेश्चन रहेगा। हम्म। जो ट्रेजरी ऑफिसर है या एटीओ है, क्या वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अपने आप से संज्ञान ले सकते हैं किसी मैटर पे, लाइक दैट कि उसको पता लगे कि किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर बंदा जो है वो जो पेंशन ले रहा है वो इलिजिबल नहीं उस चीज के लिए, तो क्या मतलब उसकी कंप्लेंट ही होनी जरूरी है उसके लिए, या वो खुद से नहीं भी नहीं कोई नहीं, एक्शन? सुमो मोटो ले सकता है अगर आपको जो है बिल्कुल ये कंफर्म हो गया है कि भाई ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है। जहां भी डाउटफुल अगर आपको लगेगा तो आप उसकी जो है सुमोटो कोग्निजेंस लेके आप रिपोर्ट कर सकते हो, और उसकी जो है फाइनल, उसको जहां भी वो फ्रॉड को रोकने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए उसको वो इन्फॉर्म करता है, तो वो सुमोटो जा सकते हैं। जा सकते सर हैं। और जैसे ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि अकाउंटेंट और ट्रेजरर का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है सर, तो हम्म। उसके बाद जैसे मतलब अरिथमेटिकल चेकिंग या सारा बैंक स्टेटमेंट अगर चेक कर लिया उसके बाद भी मतलब नहीं वो सेट मतलब बैलेंस मिल रहा, तो उसके बाद क्या होता है सर, किसको देखो, रिपोर्ट जाती है उसकी? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये या तो स्पेसिफिक आप मुझे बताइए कौन सा बैलेंस, किस सेंस में क्वेश्चन ये सर पुट अप हुआ है। सर क्यों- अकाउंट उसमें था कि अकाउंटेंट के पास डे एंड पे 50,000 रुपए हैं, और हाँ, ट्रेजरर के कैश बुक में 40,000 रुपए हैं सर। हम्म। तो उसको हालांकि था अब कि ये देखो, ये तो अब जो है ना, ये आपको प्रैक्टिकल अभी नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि अब जो है जितने भी जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ठीक है सर। जो है सारे डिजिटलाइज हो गए हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो है हो सकता है 50 ईयर्स पहले रेलिवेंट हो ये चीजें, अब नहीं है, ठीक अब है कोई सर। डिफरेंस या कोई, अब तो कोई अकाउंट में भी डिफरेंस नहीं आता। वो तो सिंगल ऑनलाइन ही पैसा बन जाता है सर। सब ऑनलाइन बन जाता है, अब कोई डिफरेंसेस का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। नहीं सर, ये जो मैं मैं ये पूछ रहा था कि अगर बैलेंसेस मैच ना करे तो किसको रिपोर्ट भेजते हैं सर, ट्रेजरी ऑफिसर या एटीओ? बैलेंसेस मैच नहीं करे तो उसके जो है वो कई एंगल पे चेकिंग होती है फिर, कि किस ठीक है सर। कैटेगरी का वो बैलेंस है, कहाँ से वो उसकी जो एक्सपेक्टेड ये जो है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, तो वो उसको हो सकता है उस टाइम पर हैंडल किया जाता हो। आज से मुझे लगता है 40 साल पहले हो, 4 साल ठीक है पहले ये सर। दिक्कत आई, क्योंकि अभी 20-25 साल से तो मुझे लग नहीं रहा कि अब तक तो हमने कभी 1 रुपए का भी नहीं देखा डिफरेंस, तो सब ठीक और है सर। कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट निकलती हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का भी कोई रोल होगा ट्रेजरी हाँ जी, डिप्टी डिपार्टमेंट? कमिश्नर का जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिप्टी कमिश्नर, वही जो है ट्रेजरी का एक तरह से ओवरऑल, अगर हम देखें रूल्स में भी अगर हम देखेंगे तो वो चेकिंग भी कर सकता है ट्रेजरी की। डबल लॉक का भी जो है वो
उसको दिया गया है पावर, डबल उसकी परमिशन के बगैर डबल लॉक जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। और डबल लॉक में जो भी जो वैल्यूएबल्स रखी गई हैं वो डीसी साहब की परमिशन से ही रखी जाएंगी। सर ये पे एंड अकाउंट ऑफिसर के रोल को एक्सप्लेन कर सकते हो कि डीडीओ और ट्रेजरी के बीच में इनका क्या रोल है? ट्रेजरी एक्चुअली पे एंड अकाउंट ऑफिस है। ये अच्छा सेंट्रल वही है गवर्नमेंट सर। में पे एंड कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये में इनको पे एंड अकाउंट ऑफिस बोला जाता है और स्टेट में स्टेट ये गवर्नमेंट ठीक बोला है जाता सर। है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उन्होंने डिपार्टमेंटलाइज किया है। तो इनको जो है हेडक्वार्टर लेवल पे उनको जो है यहाँ पे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल ठीक है ट्रांजेक्शन। सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है डिपार्टमेंटल वाइज है और वो पे एंड अकाउंट ऑफिस के लिए बनाया गया। ओके सर, तो थैंक यू। सर इन मतलब टीओ या एटीओ की एब्सेंस में मतलब अगर वो लीव पे होता है तो कौन इंचार्ज होता है सर उसका, ऐसा ट्रेजरी अभी का? तो जो है ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है एएसटी बोलते हैं, उनको जो है वो ठीक है चार्ज सर। और सब ट्रेजरी में जो है असिस्टेंट को दिया जाता है। वो एग्जीक्यूटिव चार्ज होता है, उसमें कोई वो कोई पे नहीं निकाल सकता अपने ऑफिस की, वो दूसरे ऑफिस की जो पे है उनको रेगुलेट कर सकता ठीक है है। सर। एसडीडीओ काम नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव चार्ज दिया जाता है उसको। फाइनेंशियल पावर्स नहीं है सर उसके पास? हाँ हाँ, फाइनेंशियल पावर क्योंकि वो डीडीओशिप उसको पावर नहीं है ना, ड्राइंग डिस्पर्सिंग अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करेगा। वो जस्ट ठीक है सर। एक प्रोसेसिंग के लिए दिया गया है उसको, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो वहां पे कर देगा। ठीक है सर। सर सर आईएफएमएस थोड़ा सा एक्सप्लेन आरबीआई कर के सकते हैं? हाँ जी, आईएफएमएस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे काम होता है आईएफएमएस से? एक्चुअली आईएफएमएस जो है ना, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जितने भी पोर्टल्स हैं, अपना ई पेंशन है, ई बिलिंग है, ओटिस है, जिसमें ये सब सारी जो ट्रांजैक्शंस जो है रेगुलेट होती हैं, इन सब को इकट्ठा करके इसका एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है टोटल। तो इसके हर अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ई बिलिंग में जो है बिल, जो डीडीओ है जहां बिल बनाएंगे ऑनलाइन उनको ई बिलिंग पोर्टल दे दिया गया है। पेंशन के जो पीपीओ के काम है वो ई पेंशन पे होंगे, जो ट्रेजरी में वर्किंग होगी वो ओटिस पे होगी। इन सभी को इकट्ठा करके इनको कॉमन नाम आईएफएमएस बोल दिया और एक एक पूरा एक ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, उसको आईएफएमएस बोल रहे हैं। ओके सर, तो एज ठीक है। सच ओटिस कोई, जो है सर आईएफएमएस का पार्ट हुआ फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आईएफएमएस के सब कनेक्टेड है आपस में। ओके सर, ब्रॉडर फ्रेमवर्क को बोल दे रहे हैं आईएफएमएस मतलब? ब्रोडर, बस 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 ये आप ओके। देखेंगे ना, ब्रोडर फ्रेमवर्क है, अलग अलग पोर्टल दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट के लिए जैसे अपने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं एसीएस, उनके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया जिसमें उनको सारी रिपोर्ट जो है विजिबल है। तो ओके। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं जितने भी पोर्टल हैं, तो इनको सभी को एक ब्रोडर फ्रेमवर्क करके आईएफएमएस का रोल दे दिया ठीक है है। सर। हाँ, सर थोड़ा सा मंथली रिटर्न्स के बारे में बता दीजिए जो सब ट्रेजरी या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी फाइल करती है। मंथली रिटर्न्स जो हैं, जो भी डीडीओ की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मंथ में 2 बार कंपाइल होती हैं, 1 से 10 तारीख के बाद, जो भी 10 तारीख तक मंथली। तो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एक अकाउंटिंग जाती है कि भाई ये बिल्स पास हुए हैं, रिसीट्स के ये हैं, पेमेंट्स की ये फाइलें हैं, अलग अलग हेड हैं, वो जो है मेजर हेड्स वाइज उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो वो मुझे लगता नहीं कि भाई इतना डिटेल में जाएंगे। मेजर हेड हैं वो अलग अलग हैं, उनको क्लासिफाई करके बिल को उसी ऑर्डर में लगा के और उनकी एक रिपोर्टिंग जो डिजिटल रूप के ऊपर निकलती है उनके ऊपर ऑथेंटिकेट करके उसको, और वो जो है डाल के और वो एजी में भेज दी जाती है। तो ये जो है अब 11 से लेके और 31 तारीख तक या 30 तारीख जो भी मंथ का एंड है, उसके बाद अगले महीने की 1 से लेके 7 तारीख तक हमें अकाउंट देना होता है। तो वो एक जो ओटिस में है उसमें रिपोर्ट निकलती है अलग अलग, रिसीट की भी, पेमेंट की भी, बीटी बुक ट्रांसफर होता है कंसेप्ट। तो बुक ट्रांसफर का भी जो भी रिपोर्ट्स निकलती है उनको सबको कंपाइल करके और वो इकट्ठा बना के और जो है किसी ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई जाती है, वो जो वहाँ सबमिट कराए। तो आरबीआई से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है क्या सर ट्रेजरी? नहीं, आरबीआई से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। आरबीआई से जो है वो जो अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो एजेंसी बैंक के थ्रू मेंटेन होते थे। तो अब वो ई कुबेर का जो सिस्टम है वो आरबीआई का एक ऑटोमेटेड पोर्टल है, उसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो हैंडल होती हैं। आरबीआई का डायरेक्ट कोई अपनी फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं है।
सर करेंसी चेस्ट और ट्रेजरी में क्या इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दोनों का लिंकेज? देखो, करेंसी चेस्ट जो है पहले होती थी। अब जो है, क्योंकि करेंसी जो है वो बिल्कुल सब ऑनलाइन हो गया है, सब जो है डिजिटल फॉर्म में हो गया है, पेपरलेस हो गए हैं। तो करेंसी चेस्ट पहले रखी जाती थी कि भाई उसके लिए पहले ट्रेजरी से ही पेमेंट डिसबर्स होती थी, और वो भी फिजिकल रूप में। तो उस टाइम पे करेंसी चेस्ट का कंसेप्ट थे। तो अब तो जो करेंसी चेस्ट थोड़ी बहुत भी रही होंगी, शायद वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उनमें भी शायद मुझे नहीं लगता अब है। वो पहले था कि भाई उनमें जो चेक या कोई कैश रखा जाता था, तो वो अब ये जो है रेलिवेंट नहीं है चीजें। तो सर सर ड्यू गवर्नमेंट्स की कैश किधर रखे जाता है? अभी भी तो गवर्नमेंट के पास कैश होता ही है। कैश जो आता है ना, वो जो है वो सील बंद करके लेके आते हैं। जो है गवर्नमेंट जिसका भी वो कैश होता है, डिप्टी कमिश्नर की जो है अथॉरिटी लेके, और वो डिस्ट्रिक्ट में डबल लॉक में आके, और वो जिस तरह से वो लेके आते हैं, हैंडल करते हैं, उनको बस हम ये कहते हैं कि भैया ऐसे बॉक्स में डाल के दे दें उनको, कि उसको सील बंद प्रॉपर हो जाए, और उसको हम जो भी अवेलेबल जो प्लेस होते हैं वहाँ वहाँ जो भी डबल लॉक में वहाँ रख देते हैं उसको सेफली, और उसका थोड़ा सा बीच बीच में उसका रख रखाव करते रहते हैं कि ताकि कोई किसी तरह की कोई वो डैमेज ना हो बस। Sir, सर do you फॉर really think these questions are important or relevant for personality testing as you have given the interview in the past? ये क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किए ये इंटरनल फंक्शनिंग के क्वेश्चन है लगभग। मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे अभी रेज होंगे। ओवरऑल आपसे जो कैग की एजी की जो वर्किंग, उसका रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेजरी का रोल, ये ब्रीफ जनरलाइज्ड वे में Because आपसे sir, थोड़ा। roles have been already asked in the main examination. हाँ, तो आप ट्रेजरी पार्ट से जो है क्वेश्चन सिर्फ 5 या 10% मान के चलें। 90% आपके क्वेश्चंस जनरल ये करंट अफेयर जो हैं इनसे, और जो इश्यूज हैं उनसे ही आपका पर्सनैलिटी को वो चेक करेंगे। सर इंटरव्यू हमें कोड ये में कितने ट्रेजरी पेपर होते रूल्स हैं सर? एंड जीएफआर रूल्स ये सब तो पढ़ने की नीड नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये आपको जो है इसके लिए ट्रेनिंग होगी 4 महीने की, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। और सर हमसे अगर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि व्हेन एवरीथिंग इज डिजिटल, तो हम्म, आपका फिर भी क्या काम रह गया एज ए ट्रेजरी ऑफिसर जब सब कुछ ही डिजिटली हो रहा है? तो डिजिटली हो रहा है तो उसको मैनेज तो करेंगे ही ना। डिजिटल तो उसका हो रहा है, अब तो सारी चीजें बैंक भी डिजिटल हो गए हैं अब। तो मतलब जो उसको, चालान, हाँ जी सर, चालान और रिसिप्ट आती है उसको फिजिकली तो चेक करना ही पड़ता है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली चालान जो आप बन रहे हैं ना, वो कोई मिस्टेक जो है पब्लिक उसमें कोई मिस्टेकली जो है वो मेजर हेड को गलत कर देती है, तो उसके लिए फिर वो जो है रेक्टिफाई करवाते हैं उस प्रॉब्लम को। तो वो फिर मैनुअल होती है सब कुछ, क्योंकि पब्लिक को तो इतना नहीं पता कि कौन से मेजर हेड में डालना है। गलत वो चालान बना देगा, फिर वो बाद में ग्रीवांस लेके आते हैं। ग्रीवांस को फिर हम मैनुअली उनको प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं मैनुअल, तो कहीं ना कहीं आपको मेन फोर्स तो चाहिएगी ना। ओके सर, गुड थैंक यू। इवनिंग सर। सर एक्चुअली पीडब्ल्यूडी एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स इनके डेवलपमेंट वर्क्स की पेमेंट वगैरह भी यहीं से होती है सर? पेमेंट जो है वो यहीं से होती है, और इनका अकाउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो वर्क बिल होते हैं इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हमारे यहाँ जस्ट एक प्रोसेसिंग के लिए आते हैं। उनके जो डिटेल्ड बिल हैं वो उन्हीं के पास, और वो मंथली अकाउंट में वो खुद डिपार्टमेंट भेजते हैं पीडब्ल्यूडी, सिर्फ ये तो सर आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सर अपने उसके जो करंट है। अफेयर की हाँ जी, सर आपने करंट अफेयर की क्या टाइम पीरियड बताया था वो? ठीक आ रहा हूँ, डलवा लिया घंटा में, मुझे छोड़ दे। ठीक, तेरी बात खत्म हो जाए डलवा लिया। परसों क्या? ठीक। सर इंटरव्यू एम आई बोर्ड में ऑडिबल सर? कितने मेंबर होंगे सर? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी। सर आपने करंट अफेयर्स का कितना टाइम पीरियड बताया था कि 6 मंथ, 3 मंथ्स या 1 ईयर? अच्छी बात है। करंट अफेयर्स का अच्छा तो से कहाँ है? कोई टाइम पीरियड अब ये है बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम। छोड़ दे मत, किसी भी ट्राई मारता रहे सब में। मैं मानता हूँ कि कहीं तो जो कर दे इस बात में। 1 ईयर का करंट अफेयर्स है वो मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। गुड ओके सर। इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर आपको काफी टाइम हो गया है एज ए एटीओ फंक्शन करते हुए, तो अगर ये पूछा जाए कि आज के ट्रेजरी ऑपरेशंस में ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट है जो कि आगे के लिए सजेस्ट किया जा सकता है, तो वो क्या होगा? डिजिटल तो इम्प्रूवमेंट तो ये लगा लो कि मेरे टाइम पर ही जो फिजिकल वाउचर थे अब बिल्कुल जो है वो डिजिटलाइज हो रहे हैं। अब बिल्कुल एक तरह से ये लगा लो, आपको सिर्फ एक लैपटॉप
एक काम किया ना, आपको कोई पेपरलेस हो गया बिल्कुल विद तो इन जो 12 ईयर। बिल्स आते हैं फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ से या फिर पीडब्ल्यूडी से आ रहे हैं, वो HEWB पोर्टल्स हो गया या फिर इस टाइप के पोर्टल्स के थ्रू आते हैं या फिर वाउचर्स इन नहीं नहीं, फिजिकल वो सब? पोर्टल के थ्रू वो जो है वहां से वो सिर्फ उनको बनाने में हेल्प करता है उनको वो पोर्टल। जो बिल तो फिर ओके वो जो है वहां से डाटा फैच होता है, और वो जो ट्रेजरी की है ई बिलिंग साइट्स है उन पे वो डाटा आ जाता है। तो वो उनका इंटरनली हेल्प के लिए वो पोर्टल है, तो वहां से वो डाटा फैच करते हैं ओके जो मेरे को बताया उन्होंने। और वो फिर हमारी ट्रेजरी के सिस्टम से जो है उससे वो टाई अप है थोड़ा सा उनका। तो इंटरलिंक्ड होने के बाद उससे वहां से डाटा आके और वो फिर ट्रेजरी के सिस्टम से ही आते हैं बिल तो। ओके सर। हाँ जी। अभी हम सर किसी भी सेंस में एआई का यूज कर रहे हैं क्या हरियाणा में ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए? अभी तो नहीं है, अभी स्टेटमेंट भी आई है सीएम साहब की कि भी वो करेंगे अभी, कि अभी जो एआई इम्पैक्ट सबमिट चल रही है अभी, तो और अभी इसके लिए ऑडिटिंग मुझे। भी मैनुअली कंडक्ट हो रही है। हाँ हाँ जी, ऑडिट मैनुअल कंडक्ट हो रहे हैं, और कुछ आईटी का कोई रोल जो है ऑडिट जो है वो वहाँ पे एजी ऑफिस में बोल रहे हैं कि भी हम उसका ले रहे हैं कि भाई प्लेटफॉर्म जो उनको दिए गए हैं एनआईसी द्वारा उसका यूज करके वो वहाँ से डाटा लेके और वो वहाँ से कुछ निकाल रहे हैं। तो ओके धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो एआई है आपके, मुझे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड लग रहे हैं वो एआई पे लग रहे हैं, क्योंकि अभी एआई समिट भी चल रही है अभी दिल्ली में। तो आप उसको, मुझे लगता है कि उस पे जो है फोकस किया जाए कि भाई उसका क्या रोल हो सकता है। सर गुड वर्कलोड इवनिंग कैसा सर। रहता है एटीओ टीओ में? वर्कलोड जो है वो नॉर्मल है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई, ये है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्कलोड ज्यादा है, सब ट्रेजरी में थोड़ा कम है। ओके सर। तो हाँ, एरिया क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 3 या सर 4 सब। सर डिजिटाइजेशन के बाद कोई स्पेसिफिक इशू है जो आपने फेस किए हो? इश्यूज तो आते रहते हैं मैडम, और वो हम रिपोर्टिंग साथ के साथ चलती रहती है, उनमें अमेंडमेंट भी चलती रहती है, एनआईसी से बातचीत होती रहती है। तो एनआईसी जो है वो कोडिंग में डाल के और उनको जो है वो सॉर्ट आउट करती रहती है साथ के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाटा कई बार नहीं आता, सर्वर एरर आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल, क्योंकि सब सर्वर पे चला गया, कैपेसिटी थोड़ी सी कम है अभी सर्वर्स की, तो वो आते हैं, उनकी अपग्रेडिंग होती रहती है। तो ये सब चलते हैं, सर रिपोर्टिंग जो ये हमारे यहाँ पे फील्ड लेवल से जाती है वो उसके फीडबैक पे वो जो है ना अपने एक्शन लेते रहते हैं। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कोई। गुड इवनिंग सर। सर सर एक बार मतलब जो टेक्निकल ट्रेजरी इश्यूज ही आ डिपार्टमेंट रहे हैं का, ऑलमोस्ट। टेक्निकल सर जो इश्यूज आ रहे हैं, कोई बड़े इश्यू नहीं है वो। जो एनआईसी में जो बैठे हैं प्रोग्रामर वो उनको देखते रहते हैं, उनको सर हर पोर्टल ट्रेजरी हर पोर्टल डिपार्टमेंट के लिए का बनाया। हायरार्कियल स्ट्रक्चर बता दीजिए एक बार। हायरार्की जो है वो जो है ऑफिसर्स जो है एटीओ से स्टार्ट हो जाते हैं, एटीओ के बाद टीओ, टीओ के बाद जो है वो डिप्टी। हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, या तो हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर या फिर सीनियर अकाउंट अफसर। सीनियर अकाउंट अफसर पे फिर अकाउंटिंग कैडर में हम चले जाते हैं, अकाउंटिंग कैडर से फिर वो सीनियर अकाउंट अफसर से चीफ अकाउंट अफसर, और चीफ अकाउंट अफसर डेजिग्नेटेड जो है वो बाद में जेडीबी हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ट्रेजरी एंड अकाउंट्स जो है वो 2 ब्रांच है एक्चुअली, ट्रेजरी और अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग में जो ये सेक्शन ऑफिसर होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इनका जो कैडर है बाद में मर्ज हो जाते हैं सीनियर अकाउंट अफसर में जाके। तो सर एटीओ इज इक्वलेंट टू सेक्शन ऑफिसर? इक्विवेलेंट तो नहीं बोलेंगे, उनका पे स्केल तो सेम है, पर वो जो है ग्रुप सी पोस्ट है, ये ग्रुप बी पोस्ट है, अब राइट सर। गस्टेड पोस्ट है। हाँ। हमसे अगर ये पूछा जाए कि हाउ डज ट्रेजरी इंटरेक्ट विद बैंक्स, तो हमें ई कुबेर के बारे में डिस्कशन करना है। हाँ जी, ई कुबेर अब जो है इंटरेक्शन जो है लगभग जो है अब बिल्कुल बहुत मिनिमल हो गई है एजेंसी बैंक के साथ। अब तो ई कुबेर से जो है हमारी सब उसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस है सब, जो भी उसमें कोई अगर कोई फेल्ड ट्रांजेक्शन्स का इश्यू है अब फिलहाल जो चल रहा है, कि कई जो है जिनके अकाउंट नंबर क्लोज हो जाते हैं, जो बेनिफिशियरी है उसमें फिर वो ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिक होती है, तो फेल्ड हो जाती है कोई भी जो उस फाइल का अगर स्ट्रक्चर नहीं चला वहां पे,
तो वो फेल होके हमारे पास आ जाती हैं नोटिफिकेशंस। तो उनको फिर हमने हैंडल करना होता है कि भाई फेल ट्रांजेक्शन को कैसे। तो फेल ट्रांजेक्शन्स के बारे में वो एजी से जो है वो चलता रहता है, और इधर से आरबीआई से भी, कि उनको डेडिकेटेड ईमेल्स हैं जहाँ पे हमें भेजनी पड़ती हैं, तो फिर वो उसको करेक्शन करते हैं। और फेल ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट है वो अभी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें डाल दी जाती है। एक सस्पेंस हेड है 8658, उसमें वो पार्क कर दे रहे हैं अभी अकाउंट। वो बाद में जैसे ही कोई इशू रिजोल्व होता है डीडीओ के द्वारा तो वो उसको सेटल किया जाता है। तो उसका प्रोसेस है वो फेल ट्रांजेक्शन का इशू चल रहा है बस। तो ई कुबेर ही अब जो है वो लाइमलाइट में है। सर ट्रेनिंग किधर होती है टीओ की? वो आपकी सेक्टर 5 है, पंचकुला सिंचाई भवन, वहाँ पे अकाउंट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है 5th फ्लोर पे, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी। दोनों की ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ की साथ नहीं होगी सर? साथ में होगी जी। और इसके इंटरव्यू बाद बोर्ड में भी कितने एग्जाम्स मेंबर होते हैं होंगे? सर? हाँ जी, इसके बाद भी इसके बाद एग्जाम्स होते हैं? हाँ जी, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम है मैडम 3। तो वो आपकी ट्रेनिंग होने के बाद विद इन 2 ईयर्स का टाइम मिलता है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने का। 6 मंथ की होती है क्या सर ट्रेनिंग? 4 मंथ की होगी आपकी। 2 महीने की तो आपकी जो है एकेडमिक ट्रेनिंग होगी वहाँ, और 2 महीने की आपकी फील्ड की ट्रेनिंग होगी। और इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर्स लेंगे सर इंटरव्यू? देखो ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है बोर्ड का। वो एक बोर्ड भी हो सकता है, अलग अलग भी वो बैठ सकते हैं। तो वो तो डिसाइड करेंगे, उनकी वो अपनी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से भी करेंगे। तो हमारे टाइम पे तो एक ही बोर्ड था, क्योंकि हमारे टाइम पे मेंबर ही कम थे। सर तो बोर्ड में डिपार्टमेंट से भी लोग होते हैं क्या? बोर्ड अकाउंटेंट, में ट्रेजरी देखो डिपार्टमेंट। ऐसा है, आम तौर पर तो नहीं है, हमारे टाइम पे तो नहीं था कोई। तो हो सकता है अगर कोई इन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी में चेंज किया हो, या इस तरह का कोई हो सकता है इनके अभी किया हो। अभी तो वो एचपीएससी ही बता सकता है कि भाई वो किस तरह से करेगा हैंडल। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे आई कम फ्रॉम अ जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, तो हम्म अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं जो अकाउंटिंग और ट्रेजरी से रिलेटेड हो, जो इस रोल में देखो करने में? अकाउंटिंग से आपको ज्यादा, मैं आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग का कोई ज्यादा अभी इंटरव्यू में रोल नहीं है, और बाद में जब ट्रेनिंग होगी तो आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा, क्योंकि जर्नलिस्ट का, क्योंकि ये जब आप इसका क्वालिफिकेशन भी देखोगे एग्जाम की, ये भी जर्नलिस्ट ही है। यस सर। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कोई आपको ज्यादा कठिनाई की बात है, या वो आपको एक्सपेक्ट इतनी करेंगे कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज हो। जो आपने बुक को देख लिया उसमें जनरलाइज ही बातें हैं, उसमें कोई ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है जो सर आपने। जो भी कंसर्न अभी प्रेजेंट में हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, क्या हम्म, उनको एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर? क्या क्या आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर इन केस अगर कोई भी जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा डिपार्टमेंट में, अच्छा अच्छा, क्या ठीक है। उनको एनओसी देनी पड़ेगी सर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर, इन केस ऑफ सिलेक्शन? देखो एनओसी जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता है, ठीक ओके है। तो सर। अभी जो है एनओसी अगर आपका थ्रू प्रॉपर चैनल गया है फॉर्म, तो जी आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है नहीं। वो एनओसी आपकी वो थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर्म गया होगा तो वो जाए। और इन अब मुझे लगता है कि इसमें तो आपका जो प्री के लेवल पे भरा होगा फॉर्म वो ऑनलाइन, और आपने इंटीमेशन दी होगी गवर्नमेंट को, राइट सर। तो आप वो इंटीमेशन के बेस पे आप एनओसी ले लें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ही सबमिट होती है वो, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग नहीं होगी। ओके सर, गॉट इट सर। अगर वो है, क्योंकि अभी पीछे रिलैक्सेशन आई थी, सुना है कुछ जनाब आज। इंस्ट्रक्शन आई थी, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन था कि अगर कोई इंटीमेशन है तो उसका एक बार आप देख लेना उसको। तो मुझे ओके लगता है एमओसी ही वो लेके ही आपको इंटरव्यू देने देंगे, नहीं नहीं देने देंगे। सर या इसमें फिर एक डाउट था, एक इंटीमेशन होता है और दूसरा अप्रूवल। लाइक फॉर मी, मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टर के पास मैंने इंटीमेशन भेज दी थी, बट डायरेक्टरेट के पास भी इतना टाइम नहीं होता और ना ही उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप आप उनको, अप्लाई कर हाँ, सकते हो या। आप उनको इन्फॉर्म करो कि भाई मेरा क्वालिफाई हो और इंटरव्यू स्टेज के लिए है, तो आप मुझे जो है इस ओके डेट में मैंने इंटीमेशन दी थी, तो आप मुझे जो है ना एनओसी जो है वो जारी करें एचपीएससी के नाम। ओके ओके Sir, सर। in हाँ current तो affairs, आप, हाँ जी, sir, in current affairs, which topics will you advise us to focus on?
तो इसी से करंट रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है सर, जो अभी सर्टिफिकेट से चल रहा था सर, ऐसे जैसे आपने एनओसी बताया कि ये मैंडेटरी रहेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सर कोई और सर्टिफिकेट भी है जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होना ही चाहिए? नहीं, और कोई सर्टिफिकेट तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हैं तो वही है बस, बाकी और कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू है कि भाई, कई इशू हुए थे हमारे टाइम पे भी जो एनओसी नहीं थी, तो हाँ उस जी। टाइम पे तो और स्ट्रिक्ट थे वो। तो अभी इंस्ट्रक्शंस कुछ थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन की थी कि एचपीएससी में फॉर्म डालते वक्त इंटीमेशन है वगैरह, तो मुझे लगता है एनओसी तो लेंगे, हेलो एनओसी लेने में दिक्कत भी नहीं है अगर हेलो इंटीमेट सर। किया आपने डिपार्टमेंट। सर ठीक है। जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो सर तो मेरे को सिर्फ इंटीमेशन देनी है या एनओसी भी लूँ? नहीं, वो आप एचपीएससी में एक बार आप कांटेक्ट कर लें इस बारे में आप बिल्कुल कोई भी किसी तरह की वो मत मान के चलें, आप उनसे पूछें कि भाई ठीक है मुझे सर। क्या फॉर्मेलिटी करनी है। ठीक है, इंटरव्यू ठीक है की जो आपको लेटर आएंगे या जो भी आप कॉल आई होगी अभी, तो ठीक है अगर सर। ये ऐसा है तो आप उनसे बिल्कुल जो है फोन पे बात करें। मुझे नहीं लगता ठीक कि है भाई सर। वो इशू है ये। तो वो सेंटर आपने इंटीमेशन दी होगी तो उनको क्या दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो वो देंगे, नहीं एनओसी तो सर, दे उस सकते हैं। उसमें इशू कर रहे थे सर, वो लिख रहे कि इसकी सीट का काम कौन करेगा। एंड नहीं नहीं सर तो है, वो तो ठीक है सर। लोकल लोकल इश्यूज है आपके, वो कोई वो ठीक है इसके आगे सर। नहीं है। अगर वो आपको दिक्कत करेंगे तो फिर जो है कोर्ट भी तो है। ठीक है सर। हाँ, तो मुझे लगता है वो लोकल इश्यूज हैं, वो आपके कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है। आप उनको हेलो फोर्स करोगे ना, थोड़ा बोलोगे सर कि भाई ऐसे। मैंने भी डायरेक्टरेट में संपर्क किया था सर। तो वो कह रहे हैं कि हम ना इन केस ऑफ सिलेक्शन दे देंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सर ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, सिलेक्शन क्या होगा फिर वो तो इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको, क्योंकि एचपीएससी जो है आपको जो है तभी आपको रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को जब आपके डॉक्यूमेंट के, या फिर वो उन्होंने अगर कोई ऐसी एफिडेविट लेंगे या कुछ ऐसा लिखेंगे, पर आपका रिजल्ट अंडर होल्ड कर देंगे वो। गॉट इंटरव्यू इट के सर। लिए भले ही आपको जो है लीजिए वो कर दे अलाउ, पर वो आपको रिजल्ट जो है विदाउट कर लेंगे आपका। सर जैसे फॉर्म सर में ना एक सिर्फ सर एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का पूछा था सर, हम्म कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉय हो तो टिक करो, बाकी उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। तो आप इन में जो है ना, आप एचपीएससी से जो है कांटेक्ट करें कि संपर्क कर वो लें आप, सर। ठीक है सर। हाँ, उससे सर ज्यादा। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, क्या उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर इंटरव्यू में? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे भी, या आप ये मान के चलिए। सर मैं हरियाणा पुलिस में वर्किंग हूँ सर, जैसे मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर वो? कुछ भी नहीं है तो आप देखो कि भाई हरियाणा पुलिस का जो ओवरऑल जो इमेज है, या इस तरह के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। सर सर जैसे एक मैं चीज और सुना है फोरेंसिक। सर, सर एक चीज और सुनिए सर, मैंने कि वहां पे जो आइडेंटिटी है सर उसको सीक्रेट रखते हैं, नाम नहीं बता सकते, एरिया नहीं बता सकते, ऐसा कुछ है सर? जैसे वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, से उसमें नाम वगैरह या फिर सिटी या आपका डिस्ट्रिक्ट, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा चीजें कुछ सर? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो सब उनके पास होता है डाटा। और आपसे वो अच्छा जो है समरी शीट भी, मुझे लगता है समरी शीट भी वो फिल करवाएंगे, जिसमें आपके इंटरेस्ट वगैरह हैं और भी हैं, वो सब जाएगा उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रखेंगे। सर कोई ड्रेस कोड भी होता है क्या इंटरव्यू के लिए? ड्रेस कोड ऐसा कोई है नहीं, आप जो है नॉर्मल जो फॉर्मल ड्रेस है वो डाल के जाए कोई। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। सर एक कॉन्सेप्ट था थ्योरी में मार्च रश करके, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, ये एक्चुअली में क्या मार्च रह। मार्च रश जो है वो अब ये भी बिल्कुल अब दम तोड़ चुका है, ये कोई कंसेप्ट नहीं रहा है अब। हरियाणा में तो नहीं है कि मार्च में अब कोई बिल ही नहीं आते हैं, बहुत कम। क्योंकि ये क्या है कि हमने जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है एक इनिशिएटिव लिया है, वो क्वार्टर वाइज जो है बजट को ईयर मार्क कर रहा है। तो अगर उस क्वार्टर में जो जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर है उसमें उतना ही फंड आपको मिलेगा जो उसके लिए ईयर मार्क किया गया है। और फरवरी तक, 28 फरवरी तक इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, या 28 फरवरी तक उसके बिल्स की डिटेल्स आ जाती है, ये बिल हमारी पुटअप होंगी। तो बहुत ही कम रस हो गया। मार्च रस इसलिए बोला जाता था, पहले क्या था कि फंड वो यूटिलाइज नहीं करता था डिपार्टमेंट, तो वो मार्च में जाके देखता था कि लैप्स होगा तो वो सब भाग लेते थे, उल्टे सीधे जो है वो बिल बनाते थे। तो वो फिर उसलिए उसको मार्च रस जो है वो
एकेडमिक लेवल पे चला गया। अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है हर स्टेट गवर्नमेंट में ये, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये अब जो है कंसेप्ट को ज्यादा वो नहीं है, एकेडमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है नहीं अब। हेलो हेलो सर हाँ जी, हाँ हेलो जी, सर विद रिस्पेक्ट Sir, टू there was करंट a question हाँ जी। that सेंटर लेवल पर जो कैट का ऑडिट एंड अकाउंटिंग का रोल है उसमें वाटर टाइट सेपरेशन हो चुकी है, बट स्टेट्स में अभी भी कुछ जगह एक्सेप्शन है। तो हाउ विल यू जस्टिफाई कि अभी भी स्टेट्स उस चीज को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? देखो ये जो है इस पे पहले भी ये 1976 के कंसेप्ट्स हैं जो मैंने भी स्टडी किया था कि वहाँ पे सेपरेशन हुआ है उनके लिए। एक सीजीए शायद सेंट्रल, वो क्या, ये अकाउंट्स जनरल कम क्या क्या सेंट्रल जनरल अकाउंटेंट ऐसा कुछ बनाया कंसेप्ट। तो तो सीजीए सीजीए सीए सीजीए तो वो पूरे अकाउंटिंग का और वहाँ पे ऑडिट का बिल्कुल कंसेप्ट है। वो कुछ कमेटी वगैरह बनी थी, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट में अभी ये चल रहा है, अभी वो इकट्ठा ही चल रहा है। पर वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने अपनी जो कुछ उनकी इश्यूज रहे होंगे उस वजह से उन्होंने सेपरेट किया हुआ। तो इसके लिए तो आप जो जो आपके पास जो मटेरियल है उससे आप उसके लिए जस्टिफिकेशन तैयार कर सकते हैं। तो लोकल सर लेवल पे एक्चुअली अभी मटेरियल में कहीं जस्टिफिकेशन हमें मतलब प्रोवाइडेड नहीं है कि अभी तक स्टेट्स क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं ये सिस्टम, मतलब स्टेट, सेम अथॉरिटी अकाउंट्स भी कर रही है ऑडिट भी कर रही है। हाँ तो वो जो है वो आप ये लगा लें कि भाई अभी मुझे लगता है कि इसके लिए तो कोई अगर आपको इंटरनेट से कोई अगर लग जाए तो आप देखो, मुझे लगता है कि अभी सर तो सेम सर स्टेट स्टेट में भी बाइफरकेशन हो रखा है ना, एज A&E और ऑडिट में। वो A&E और ऑडिट में वो बाइफरकेशन है, पर वो जस्ट वो एक होता है ना कि उसके लिए बैकिंग नहीं है, थ्योरेटिकल बैकिंग नहीं है, वो जस्ट एक प्रैक्टिकल वैल्यू तो उन्होंने कर ली है। ठीक है, वो अभी पूरी तरह से जो है सेपरेटेड नहीं है, तो वो सर एक तरह से हरियाणा में तो ये फॉलो हो रहा है ना A&E और ऑडिट का। नहीं हो रहा है। पर आप उसको जो कंसेप्चुअल लेवल पे जो मैडम पूछ रहे हैं ना, वो अभी मुझे लगता है कि वो कंसेप्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लेवल पे तो कर लिया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो काम को जो है ना कि काम बेटर हो इसलिए कर लिया है, एक्चुअली वो इंटीग्रेटेड ही है। ओके सर। हाँ तो उसको आप बैकिंग जब तक नहीं मिलेगी किसी को, किसी रूल्स की या कोई इंस्ट्रक्शंस की बैकिंग नहीं होगी, जब तक तो मैडम वाला जो कंसेप्ट है वो चलेगा। सिर्फ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्रिएट किया है बस ये हाँ वो उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट। फैसिलिटी के लिए अपनी जो वर्कलोड को या उस वर्कफ्लो को इजी बनाने के लिए किया हुआ है। अभी कोई उसके लिए कोई एकेडमिक या कोई जस्टिस थ्योरेटिकल या कोई रूल बेस्ड कोई सेपरेशन ऐसी कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर जैसे मैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे इंटरव्यूअर का ये मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी सीट एक वैकेंट होती है। नहीं ये मैडम ये कोई, मैं नहीं मानता इसको कोई रेलिवेंट। जहाँ भी मेरिट है वहां पे आप जाएंगे, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई आपको ये कोई, ये हर जो है ये क्वेश्चन जो आपके में आया ये हर चीज में वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो आप जहाँ भी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आप जाओगे, इसके लिए कोई। हेलो सर हाँ जी, सर विद रिगार्ड्स टू करंट ओके सर। अफेयर्स आप किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहेंगे? अब रिपीट करें क्या बोला आपने? Sir, what advice will you give with regards to current affairs, such as schemes or तो environment or economy? देखो अभी जो है वो मुझे लगता है कि जो हरियाणा की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो पूछ सकते हैं आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो नहीं है ज्यादा, पर स्टेट गवर्नमेंट की आपसे। और जो भी हॉट टॉपिक्स हैं जैसे AI है या कोई जो डील हुई है अभी, ट्रेड डील है, इसकी पर्सपेक्टिव है, तो इसके बारे में जो भी आपके करंट अफेयर चल रहे हैं, मुझे लगता है जो रिसेंट वाले हैं ना 2 या 3 महीने के अंदर, तो इनको ज्यादा फोकस करो आप। सर अगर आप इंटरव्यूअर होते तो सर अकाउंट्स मतलब जो ये वाला पोर्शन है उसमें से कैसे क्वेश्चन पुट अप करते सर? देखो मैं जो अगर इंटरव्यूअर के रोल में होता तो मैं जस्ट ये कि भी आपको फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, ठीक है, ठीक है उसके सर। बारे में जो है आपसे मैं एक जनरल क्वेश्चन पुट अप किया
कि भाई सीएजी एजी किस तरह से कनेक्टेड है, ऑडिट अकाउंट की सेपरेशन की जो बात की थी अभी मैडम ने, उसका क्या ठीक है उसमें सर। वो कंसेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है, तो वो देखना है। तो ठीक है बाकी सर। मेजर हेड क्या है, कितने हैं, कौन है, ये तो बात की बातें हैं, ये तो ट्रेनिंग की पार्ट है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आप फील्ड में जब जाओगे सारी चीजें हो जाएंगी इजीली। तो मैं ये जनरल एक आउटलाइन अगर आपकी क्लियर हो तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। Sir, with ठीक regards है to सर। mindset of the interview, हम्म what was your mindset before the interview, before going to the interview hall, and what should advice would you give to us? देखो, मैं यही एडवाइस दूंगा, जो आप सीट फिल करेंगे, शायद वो देंगे आपको फिल, तो उसमें जो है जो भी वर्ड लिखें आप, जो इंटरेस्ट है या कोई क्वालिफिकेशन इस तरह की, तो उसको जो भी चीज हाईलाइट करेंगे आप वहाँ, उसको आप बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से होंगे आपके। क्योंकि वो पेज जो है फोटोकॉपी होके सब मेंबर्स के पास जाएगा वहीं से, क्योंकि आपके पास पूरी फाइल नहीं होगी, उनके पास ना, उनके पास टाइम होगा इतना। तो वो जो समरी होगी ना आपकी पूरी सीट, वो खुद आपसे फिल करवाएंगे वहाँ। या हो सकता है कि भाई वो स्टाफ को बोलें कि भाई पूरी फाइल में से समरी जो है कैंडिडेट की दी जाए, ताकि एक पेज में उनके पास सामने हो। तो वो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन, जो आपका बायोडाटा है ना उनके पास गया हुआ है और जो आपको लेंगे information, उसी से मुझे लगता है क्वेश्चन रेज करेंगे आप। सर तो बट एचपीएससी में लास्ट 3-4 साल से ना एनोनिमिटी बनाए रखने के लिए ये पर्सनल वाला डेटा हटा दिया गया है। मतलब अब कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है अपना नाम या घर या कुछ बताने के लिए। देखो, ये मुझे अभी इतना वहाँ कनेक्टेड कनेक्शन नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो हो सकता है आपसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करके कोई आपसे आपसे ही निकलवाया जाए कोई। तो क्या रहा है वो, आप जो है वो अगर कोई रिसेंट कोई इंटरव्यू वहां से हुआ है तो आप उनसे इस बारे में एडवाइस ले सकते हैं कि भाई किस तरह से वो जा सकता है, किस उसमें जा सकता है वो मामला। ओके सर। सर एक मैंने ये सुना है कि अभी हर इंटरव्यू के जो पैनल है उनके हाथ में बहुत कम मार्क्स हैं, और ऐसा सुना है कि सिर्फ 12 कुछ मार्क्स ही हैं। तो ये सर सही है या नहीं है? हर इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा सुना है कि 12 मार्क्स ही हैं और 4 शायद वो देते हैं, और उसके बाद आपका मेंस का ऐसा कुछ स्कोर चलता है। तो ये देखो सही है बात? ये नहीं, देखो ये इस बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई ये तो उनकी सीक्रेसी है, वो किस तरह से कर रहे हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी अब टच में नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है जॉब में आने के बाद तो जो है आपको पता ही है कि भाई ज्यादा उसमें तो नहीं रहता। कि आप ये जो है कहीं कहीं से अगर जो भी बातें आपको लगे उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने पीछे कुछ किया था, एचसीएस में भी किया था कि भाई मिनिमम मार्क्स रखेंगे मैक्सिमम मार्क्स रखेंगे, तो ऐसा कोई कंसेप्ट होगा तो विनय सर जी आपको जो है गाइड कर देंगे इस बारे में। सर इंटरव्यू कितने नंबर का है वैसे, ये कुछ आइडिया होगा सर? मतलब 30 टोटल नंबर कितने का है, नंबर? 225 20 का है का? ना टोटल ना, 25 25 का नंबर है का सर। होगा। हाँ। अच्छा 25 का 25। है। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि इसमें उनको कोई क्राइटेरिया किस तरह से सेट किया होगा, तो वो जो अगर कोई रिसेंट कोई इंटरव्यू हुआ है उससे आप डाटा ले सकते हैं, या कोई और बेटर गाइड करेगा आपको इस बारे में। सर आप इंटरव्यू मुझे लगता है कि इस बारे में ये आपके जो है फील्ड में नहीं होना चाहिए, आपके में तो ये है कि बस इंटरव्यू जो है दे के आए तो वो तो अच्छा हो बस। कैसे नंबर देंगे क्या नहीं, वो उनकी फील्ड है, हमें हमें इसमें नहीं जाना। सर इंटरव्यू बाइलिंगुअल रहेगा कि लाइक जो हम लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें ही होगा? नहीं, लैंग्वेज अगर चूज करने का ऑप्शन है तो वो उसी में होगा, नहीं तो बाईलिंगुअल तो चलेगा ही। ओके। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? ये जॉब का। हाँ जी सर। अच्छा, तो ये तो एक्सपीरियंस देखो, ये पोस्ट जो है आपको अगर कोई फर्दर स्टडी करनी है तो उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है सुबह शाम जो है इतना मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट है, कोई ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि भाई कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या कोई है। तो आप जो है अपनी करियर ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो पीसफुल सर लगा है अब एज तक। कंपेयर टू एचसीएस ये जॉब कैसे, मतलब कैसे रिवॉर्डिंग है? नहीं, रिवॉर्डिंग तो देखो इसमें तो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है ये,
ठीक है, इसमें अकाउंटिंग और ये तो HCS तो एक जर्नलिस्ट सर्विस है कम्प्लीटली। तो मुझे लगता है कि ये स्पेशलाइज्ड है, तो आपका एक फील्ड है, तो उसके आप धीरे धीरे करके उसकी मास्टरी आपको आ जाती है। तो आपसे एडवाइस भी लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लेती है एडवाइस, इस ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाए, या इसमें क्या कैसे इसको इशू को रिजोल्व किया सकता है, ट्रांजेक्शन लेवल का है या कोई और, क्योंकि उनको नॉलेज थोड़ा सा, ये जो जर्नलिस्ट कैडर के हैं तो वो एडवाइस आपसे लेते रहते हैं, तो आप उनको उस हिसाब से जो आपकी नॉलेज आएगी धीरे धीरे, तो आपकी स्पेशलाइज्ड जो है सर्विस है, ना कि जर्नलिस्ट। ओके सर। हाँ, सर एक ट्रेजरी में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे काम करता है? किस सेंस में ग्रेवियंस रिड्रेसल? तो भाई एक सर अपने जैसे इंटरनल, हाँ इंटरनल भी और जैसे जनरल पब्लिक को कुछ और डिसबर्समेंट वगैरह से रिलेटेड। जो भी और डिपार्टमेंट है उसी की तरह ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें जो ग्रीवांस है, CM विंडो है, कुछ जनरलाइज्ड ग्रीवांस सिस्टम दिए गए हैं, CP ग्राम है, CM विंडो है, या ये ट्विटर है, ये जो है एक तरह से आपने SMDT, जो कुछ पोर्टल तो जो है पूरे पब्लिक को दिए गए हैं, कुछ इंटरनली अगर कोई मैनुअल कंप्लेंट है तो वो भी हैंडल की जाती है। ग्रीवांस सिस्टम के लिए तो जो कॉमन है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, जी सर। वही यही चलता है। यहाँ कोई ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है कोई, कि यहाँ अलग से कोई ऐसा विंडो है। ओके तो सर, यहाँ थैंक यू। पर ज्यादा पब्लिक की ग्रीवांस सिर्फ पेंशनर की ग्रीवांस रहती है, और हाँ जी हाँ उनके जी। लिए जो है वो मैनुअल एप्लीकेशन भी ले ली जाती है, CM विंडो भी लग जाती है, RTI भी लग जाती है। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो चलता रहता है। जी सर, थैंक यू। जी विनय जी, और हेलो। सर आई थिंक आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एस्पिरेंट्स के, और बहुत ही ब्यूटीफुल सर आपने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू विनय जी। थैंक यू सर वंस अगेन मतलब मैं बच्चों को काफी गाइड मिल नहीं रहा था यहाँ पे, है ना, और आपने गाइड किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।